हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो है हल और अच और हल यानी हल का चिन्ह हलंत ऐसे करके लगा दिया जाता है। इसके आगे आज हम लोग देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखिए, उदितों के पंचम वर्ण अर्थात अंगा यड़ा न म को भी अनुनासिक कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व, दीर्घ यानी सादे और मिश्र विकृत, और प्लुत। स्वर के उच्चारण में यदि एक मात्रा समय लगे तो वह ह्रस्व जैसे अ, यदि 2 मात्रा समय लगे तो दीर्घ जैसे आ। मिश्र विकृत स्वर दीर्घ होते हैं, और यदि 3 मात्रा समय लगे तो प्लुत कहलाता है, जैसे आ और ये 3 का निशान, इसको प्लुत से दर्शाते हैं। इस अंतिम प्रकार के स्वर का प्रयोग प्रायः पुकारने में होता है, यथा राम, यानी जहाँ पे ज़्यादा समय लगता है तो वहाँ पे प्लुत स्वर का यूज होता है। अगला, उच्चारण के अनुसार ही उन्हीं स्वरों के 3 भेद हैं: उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। सभी स्वर फिर 2 प्रकार के होते हैं: एक अनुनासिक, जिनमें नासिका से भी उच्चारण में कुछ सहायता ली जाती है, यथा आ, ए, ऐ आदि, और दूसरे अननुनासिक अर्थात सादे, यथा आ, ए, ऐ आदि। अनुनासिक यानी जो मुख और नासिका दोनों से बोले जाते हैं। अननुनासिक यानी जिसमें खाली मुख का प्रयोग होता है। व्यंजनों के भी कई भेद हैं। का से लेकर मा तक के व्यंजन स्पर्श कहलाते हैं। इनमें क वर्ग आदि 5 वर्ग हैं। य, र, ल, व अंतस्थ हैं, अर्थात स्वर और व्यंजन के बीच के हैं। स, श, स, ह ऊष्म वर्ण है, ऊष्म है, अर्थात इनका उच्चारण करने के लिए भीतर से जरा अधिक जोर से श्वास लेनी पड़ती है। विसर्ग को वस्तुतः एक छोटा ही समझना चाहिए। यह सदा किसी स्वर के अंत में आता है। यह स अथवा रा का एक रूपांतर मात्र है, किंतु उच्चारण की विशेषता के कारण इसका व्यक्तित्व अलग है। यह जिस स्वर के पश्चात जुटा होगा उसी के उच्चारण स्थान से उच्चरित होगा। का और खा के पूर्व कभी कभी एक अर्थ विसर्ग सा उच्चारण के प्रयोग में आता है, जैसे ये चिन्ह आप लोग देखिए, इस चिन्ह द्वारा व्यक्त करते हैं और उसकी संख्या जिह्वा मूलीय बताते हैं। इसी प्रकार से पा और फा के पूर्व वाले विसर्ग नाद को उपधमानीय कहते हैं और उसी यानी जैसे ये अर्ध विसर्ग है चिन्ह से व्यक्त करते हैं। यानी अगर का और खा के पहले आता है तो उसे जो है जिह्वा मूलीय कहा जाता है, और पा और फा के पहले अगर आएगा तो वही चिन्ह उपधमानीय नाम से जाना जाएगा। आगे, अनुस्वार यदि पंचम वर्गीय अक्षरों के पूर्व आवे तो उसका उच्चारण उस वर्ग के पंचम अक्षर सा होता है। यदि अन्यत्र आवे तो उसका एक विभिन्न ही केवल नासिका से उच्चारण होता है। इस कारण इसका व्यक्तित्व भी अलग है। व्यंजनों का एक भेद अल्प प्राण और महाप्राण भी किया जाता है। जिनके उच्चारण में कम श्वास की आवश्यकता होती है वे अल्प प्राण, और जिनमें अधिक की वे महाप्राण होते हैं। वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण तथा अंतस्थ अल्प प्राण है, और शेष अर्थात वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ तथा ऊष्म महाप्राण है। उच्चारण करने का उपाय यह है कि अंदर से आती हुई श्वास को स्वच्छंदता से न निकालकर उसे मुख के अवयव विशेषों से तथा नासिका से विकृत करके निकाला जाए। इस विकार के उत्पन्न करने में नासिका तथा मुख के भाग प्रयोग में आते हैं। विकार के कारण ही नादों में भेद पड़ जाता है। जिन जिन अवयवों से विकार उत्पन्न किया जाता है
उनको नादों का स्थान कहते हैं। यानी जहाँ जहाँ से स्वर निकाले जाते हैं अक्षर, जैसे तालु से, कंठ से, जीवा से, तो वो नाद का स्थान यानी ध्वनि का स्थान होता है। हमारे वर्णों का स्थान इस प्रकार है। अ विसर्ग, क ख ग घ ङ, ये हो गया कंठ, यानी इसका हो गया आपको विसर्जनीय नाम कंठा। इ य च छ ज झ य श, इचु ऐसा नाम तालु, ये तालु से, इसका नाद तालु से होता है। री री ट र ट ठ ड ढ ड़ श, ये मूर्धा से, ऋतु रसाणाम मूर्धा। री ली ल त थ द ध न स, ये दंत से, ऋतु लसानाम दंता। उ पद्मानीय प फ ब भ म, ये ओष्ठ। तो इनका जो है ये स्थान है इन वर्णों का, जहाँ जहाँ से ये वर्ण उच्चरित होते हैं। अब आगे है य म ङ ड़ न, इनके उच्चारण में नासिका की सहायता आवश्यक है। इस प्रकार य के उच्चारण स्थान तालु और नासिका दोनों है। अंगा के कंठ और नासिका इत्यादि। ए और ए कंठ और तालु, ए दैतो कंठ तालु। ओ और ओ कंठ और तालु। व दांत और ओष्ठ। जिह्वा मूलीय, जिह्वा की जड़। अनुस्वार नासिका, इनका ये स्थान है। इन वर्णों के उच्चारण में दो प्रकार का प्रयत्न होता है। एक उनके स्फुट उच्चारित होने के पूर्व और उच्चारण, और दूसरा उच्चारण क्रिया के पश्चात। अतः पहले को आभ्यंतर और दूसरे को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत, ये हो गया आभ्यंतर प्रयत्न। अब इनमें स्पर्श वर्णों का स्पृष्ट प्रयत्न है। अंतस्थों का ईषत् स्पृष्ट, ऊष्म का ईषद विवृत, स्वरों का विवृत तथा केवल ह्रस्व आ का सिद्ध प्रयोग रूप में संवृत, अन्यथा तो अन्य स्वरों की भांति उसका भी विवृत ही होता है। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। जैसा कि ऊपर आपने देखा आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का, उसी तरह से बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इनमें वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्ण तथा श, स, स, खर का विवार, श्वास और अघोष प्रयत्न है। शेष हर्ष का संवाद, नाद और घोष। तो इसका हो जाएगा खरो विवारा, श्वासा, घोषा और हसो, समारा, नाधा, घोषा। अल्पप्राण और महाप्राण का निर्देश पहले किया जा चुका है। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित प्रयत्न केवल स्वरों का होता है, ये हल्का नहीं होता। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित प्रयत्न केवल स्वरों का होता है। एक ही स्थान से निकलने वाले तथा एक ही आभ्यंतर प्रयत्न वाले वर्ण सवर्ण कहलाते हैं। भिन्न स्थानों से उच्चारण किए हुए वर्ण परस्पर असवर्ण कहलाते हैं। री और री में उच्चारण स्थान का भेद रहने पर भी परस्पर सवर्णता रहती है। इसका जो है ये हो जाएगा तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। ऊपर वर्णों के उच्चारण के स्थान संस्कृत व्याकरणों के अनुसार दिए गए हैं। आजकल किसी वर्ण के उच्चारण में भेद पड़ गया है। यथा री का उच्चारण हम लोग शुद्ध नहीं करते, कोई री कहते हैं, कोई रू। शा का उच्चारण मूर्धा यानी तालु के सबसे ऊपर के भाग से होना चाहिए, किंतु बहुधा लोग इसे शा की तरह बोलते हैं और कोई खा की तरह। री का उच्चारण तो साहित्यिक संस्कृत के समय में ही लुप्त प्राय हो गया था। वर्णमाला में हा के उपरांत बहुधा छा, त्र, ज्ञा देने की रीति है, किंतु ये शुद्ध वर्ण नहीं है, 2 वर्णों के मेल हैं। जैसे क्षत्रिय वाला छा बना है का और शा से, त्रा बना है ता और रा से, ज्ञा बना है जा और या से। इस कारण इनको वर्णमाला में सम्मिलित करना भूल है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने वहाँ तक कवर कर लिया। अब आगे द्वितीय सोपान संधि विचार पे आगे हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसको यहीं पे स्किप करते हैं। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।